नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। देश में, दुनिया में कोरोना महामारी के चलते जितनी स्थितियां अभी बिगड़ी हुई हैं, उसके बाद ये माना जा सकता है खासतौर से भारत में श्रमिक मजदूर से लेकर जो उच्च स्तरीय जो कॉरपोरेट जगत है, आज वो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दावे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो देश का जो गरीब है, गरीब तबका है, वो आज तपती दोपहर में हजारों मील चलकर पैदल पहुंच रहा है और कभी बस से लेकर कभी उनकी खाने पीने को लेकर मुद्दा तो बना लिया जाता है, लेकिन श्रमिक की जो स्थितियां हैं, मजदूरों की जो स्थितियां हैं, जो सड़क पर अपने परिवार के साथ कभी अपने बच्चे की जान को खोता है या कभी दुर्घटना का शिकार होता है, आज वही श्रमिक एक मुद्दा बन चुका है। इसी मुद्दे पर खासतौर से हमारे साथ बात करने के लिए सांसद राज्यसभा कपिल सिब्बल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। कपिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार। कपिल सर, ये जानना चाहते हैं जो हालात बने हुए हैं, हालांकि दुनिया भर की जो स्थितियां कोरोना को लेकर साफ बात स्थितियां दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रमिक जो है वो जो चाहे वो अविश्वसनीयता की वजह से मान लें, वो सड़कों पर हजारों मील वापस अपने घर जाने को लेकर अड़ा हुआ है, टिका हुआ है। चाहे वो राज्यों के बॉर्डर्स की बात करें, हर बदहाली से जूझता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की कितनी बड़ी चूक और लापरवाही मानते हैं सर इस पे आप? नहीं, मैं सोचता हूं कि जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि चार घंटे के बाद लॉकडाउन लागू हो जाएगा, उन्होंने इस बात को सोचा तक नहीं कि हमारे जो श्रमिक हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर है, जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रही है, जहां उनकी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी, वो कैसे घर पहुंचेंगे। इस बात का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और मुझे याद है कि जब 8 नवंबर को 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी का ऐलान किया था, उसी समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि जो अमीर आदमी था उसने तो आप एक्सचेंज कर लिए, और जो गरीब आदमी है उस बेचारे के नोट वहां के रह गए, उसके खून पसीने की कमाई खत्म हो गई, वो एक्सचेंज नहीं कर पाया। यही आज हुआ है। जो माइग्रेंट लेबर सड़कों पे हजारों किलोमीटर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं। अभी अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी किया था जिसमें कहा गया कि 96% लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं थी सरकारी शेल्टर्स में। 96% लोगों को, और 86% लोगों को, 86% लोगों को, प्रतिशत लोगों को जो एम्प्लॉयर था उसने पैसे नहीं दिए। तो इस स्थिति में जो बेचारा श्रमिक है, जो माइग्रेंट लेबर है, वो कहता है कि मेरे पास न तो खाने के लिए पैसा है, और मैं जितने भी दिन शेल्टर में बैठा हुआ हूं, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, अब मैं आगे क्या करूंगा। तो बेहतर तो यह है कि मैं चलूं और सड़कों पे चलूं और हाईवे पे चलूं और कोशिश करूं कि घर पहुंच जाऊं। मतलब कि एक बेचारी बच्ची 8-10 किलोमीटर पहले उसकी मौत हो गई, कितने हजारों किलोमीटर चल के। 16 लोग की मृत्यु हो गई क्योंकि गुड्स ट्रेन उनके रेलवे ट्रैक पे वो सो रहे थे, गुड्स ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई। 26 लोग के एक्सीडेंट हो गया पीछे, आपको मालूम है, जो एक वैन में बैठे हुए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, 26 लोग मारे गए, और सैकड़ों लोग ऐसे मारे गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना जिन्होंने ऐलान किया बिना सोचे समझे। सर, बिना तैयारियों के लॉकडाउन किया गया, ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, ना सोचा ना समझा कि इसका असर क्या होगा। और बात आप प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग की कर रहे हैं। उनको इतना तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो गुजरात के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि दिल्ली जैसी जगह में या मुंबई जैसी जगह में, धारावी जैसी जगह में कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो सकती है। अभी आप चांदनी चौक चले जाइए। अच्छा, जहां जो मजदूर है, 10 मजदूर एक कमरे में रहते हैं, आपने लॉकडाउन कर दिया, वो एक कमरे में कैसे रुकेंगे? खाएंगे कहां से? बाहर कैसे जाएंगे? खाना कैसे खाएंगे? तो ये मतलब कि देखिए, ठीक है, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है और हम लोगों का सवाल है जिनके हमारे पास अपने घर हैं, हम तो घर में बैठ सकते हैं, लेकिन 10 लोग एक कमरे में कैसे बैठेंगे और कहां से सोशल डिस्टेंसिंग होगी?
तो प्रधानमंत्री जी ने तो उन लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। और ये दुख की बात है कि अगर आप शासन चला रहे हो तो आपको इतना तो सोचना चाहिए कि आपके ऐलान का असर क्या होगा, आम आदमी के ऊपर क्या होगा। सर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। 20 लाख करोड़ का राहत जो पैकेज है वो ऐलान करने के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती आ रही हैं और अपनी तरफ से बात रखती आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रमिक और मजदूरों के लिए, खासतौर से जो माइक्रो लेवल के जो उद्योग है वहां से लेकर बड़े जो मध्यम वर्ग की स्थितियां हैं, वहां सबके लिए ये अमृत दान की तरह ये राहत पैकेज होगा। क्या मानते हैं इस बात पर आप? नहीं, कौन सा राहत पैकेज, मुझे बताइए ना। ये तो एक बजटरी एक्सरसाइज हो रही है। जैसे कि नया बजट पेश किया जा रहा है कि बैंकों को यह अनुमति दी जा रही है कि आप लेंड कीजिए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को आप पैसा दीजिए। अरे पैसे देने की बात नहीं है, बात तो फर्क। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप खरीदोगे क्या? और अगर खरीदोगे तो अगले के पास कोई चीज होगी भी, वो बेचेगा कैसे? तो सबसे अहम जो मुद्दा इस देश के सामने है कि गरीब के जेब में पैसा जाना चाहिए था। गरीब की जेब में तो पैसा गया नहीं। और जिस गरीब की ये बात कर रहे हैं उनको इन्होंने कहा कि भाई चिकले माइग्रेंट को हम अपना गेहूं दे देंगे या चावल दे देंगे। तो कहां से ढूंढेंगे कहां वो माइग्रेंट है? वो सड़कों पर है, कहां गेहूं देंगे और कहां से चावल देंगे? पैसा तो किसी को दे नहीं रहे। अगर आपको अभी इन्होंने कहा कि बैंक 8 लाख करोड़ दे सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? जो वो तो तभी लेंड करेंगे अगर किसी को जरूरत होगी। अगर देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री तभी चलेगी अगर डिमांड होगा। डिमांड तभी होगा कि लोगों की जेब में पैसा होगा। अगर लोगों की जेब पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं होगा। डिमांड नहीं होगी तो इन्वेंट्री जो बैठी हुई है प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो उद्योग कहेगा कि साहब और प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है, जो हमारी पिछली इन्वेंट्री वो नहीं बिकी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा नहीं मांगेगा बैंक से, तो पैसा नहीं मांगे तो बैंक देगा कहां से? तो यही स्थिति हो रही है। कर्जा देना राहत मानी जा सकती है। दे सकते हो। उन्हीं बैंकों को कहा इन्होंने कि 8 लाख करोड़ आप दे सकते, 6 लाख करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है कि वहां से वो अपने ऋण कमाएंगे, क्योंकि अगला कोई लेने को तैयार ही नहीं। तो ये कौन सी राहत हुई? सवाल उठा रहा हूं सर, आप तो एक आर्थिक विश्लेषक भी बहुत अच्छे रहे हैं सर। क्या स्थितियां देखनी चाहिए इसको कि भाई सरकार तो उसमें अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। सरकार के दावे हैं कि इससे बड़ा जो है राहत पैकेज के सिर्फ विश्व में 4 अन्य और देशों ने दिया है, बाकी 5वें नंबर पर भारत है जिसने इतना बड़ा राहत पैकेज की घोषणा की है। कौन सा राहत का पैकेज? बाकी लोगों ने तो लोगों के हाथ में पैसा दिया है। देखिए, यहां तक जी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का है। आज आप कहीं भी चले जाओ, जो भी यहाँ जो आर्थिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पैकेज है वो 10% ऑफ जीडीपी, यही कहा था ना उन्होंने? यही कहा था। हाँ, यही % ऑफ जीडीपी। सारे अर्थशास्त्री विश्व में, हिंदुस्तान में सभी कह रहे हैं कि इट इज नॉट मोर देन 1% ऑफ जीडीपी। जी, तो सच कौन बोल रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो स्थितियां सामने है देश के अंदर, अभी फर्स्ट एड की जरूरत थी, दूरदर्शिता वाला प्लान सामने रख के जो है सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है। विपक्ष इस पर शांत क्यों है? मैं तो रोज लिखता हूँ, रोज बोलता हूँ इसी के बारे में। आपको इसीलिए आपके शो पे आया हूँ। क्या मुझे बताइए, 10% ऑफ जीडीपी प्रधानमंत्री जी आकर बताएं। आपको याद होगा कि 8 नवंबर इन्होंने कहा था कि जैसे ही ये ऐलान होगा नोटबंदी का तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ? फेक न्यूज का नोट खत्म हो जाएंगे, खत्म हुए? काला धन खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ? सर आतंकवाद की बात तो ये है कि आज भी श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है सर आतंकियों से। पता, आज भी जारी है, और अभी हमारे कर्नल और एक लोग मारे गए अभी पीछे ही। तो अगर, और उन्होंने कहा था कि आप 50 दिन का इंतजार कीजिए, ठीक हो जाएगा, और अगर 50 दिन में ठीक नहीं होगा तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुला लेना।
तो आज तो इंतजार कर रहे हैं हमें कौन से चौराहे पे बुलाएं। और उधर आज इन्होंने अभी पीछे कहा कि 21 दिन में, मैं कर रहा हूं 21 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अभी इन्होंने भाषण दिया पीछे, जब इन्होंने 24 मार्च को ऐलान किया तो इन्होंने कहा कि 21 दिन की इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। अब 21 दिन भी बीत गए, 40 दिन भी बीत गए, 2 महीने भी बीत गए, हुआ कुछ? स्थिति वहीं की है, स्थिति और बदतर है। लेकिन सवाल सर यही तो है कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस शांत क्यों है सर? राहुल गांधी जितने सुझाव दे रहे हैं उनके ऊपर तो मीम्स बनते नजर आ रहे हैं सर। नहीं, कौन शांत हो रहा है? हम तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, प्रियंका भी बोल रही हैं, मैडम गांधी भी बोल रही हैं। मैडम गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी जब ट्वीट करती हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ को अपनी बात रखती हैं, वो प्रवासी मजदूरों के लिए जो हाल बदहाली जो चल रही है उस पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर 4 सवाल दाग दिए जाते हैं। और आज भी वो जो है मुद्दा चल रहा है, जिन स्थितियों पर चल रहा है कि प्रियंका जी 1000 बसें भेजेंगे, उसके बाद जो है मजदूर वहां पहुंचेंगे, मजदूरों का हल नहीं निकाला जा रहा। लगातार बयानबाजियों से जो है क्या लगता है कि श्रमिकों की जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, बदलेगी नहीं, क्योंकि ये बदल सकते ही नहीं। इनके पास उनकी शक्ति ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने 35 जो लेबर लॉज हैं उनको रद्द कर दिया, मतलब कि मिनिमम वेज एक्ट भी रद्द कर दिया। जो मिनिमम वेज, जो पैसा देना होता है मजदूर को, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये कैसी सरकार है? जो सेफ्टी मेजर्स हैं श्रमिक के लिए वो भी खत्म कर, और ये क्या बात करते हैं कि गरीब लोगों की। सर बात तो सवाल यही उठ रहा है, जो स्थितियां लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं, सवाल यही आ रहा है कि जो राहुल गांधी, जिससे आप देखिए मजदूरों से मिलने चले जाते हैं, देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कहती है कि राहुल गांधी ने उन मजदूरों का समय बर्बाद कर दिया। इतनी बयानबाजियां तो ठीक है सर। देखिए ऐसा, यही तो बात है, क्योंकि इस सरकार को बयान पर कुछ आता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में क्या कर रहे हैं? बयानबाजी तो कर रहे हैं। देश की हालत 2014 में क्या थी और आज क्या है, आप तुलना कर लीजिए उसकी। जीडीपी तब क्या थी, आज क्या है, तुलना कर लीजिए उसकी। गरीबी तब क्या थी, आज क्या है, तुलना कर लीजिए इसकी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तब क्या है, आज क्या है, तुलना कर लीजिए उसकी। कोई भी आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एनपीएस हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, कुछ हो जाए, और सारी संस्थाएं इन्होंने खत्म कर दी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्थितियां हैं दावों और वादों में सिर्फ कागजों तक रहने की स्थितियां हैं, लेकिन जो मजदूरों के हालात हैं, श्रमिकों के, जो प्रवासी मजदूर जो सड़क से अपने घर तक मीलों हजारों मील चलकर जो पैदल चलकर पहुंच रहे हैं, उनके लिए जो स्थितियां हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। और सरकार को इसके लिए बहुत एग्रेसिवली एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है, वो इस बात को कहते हुए नजर आई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो स्थितियां चल रही हैं पक्ष और विपक्ष के तौर पर, सरकार के और विपक्ष के बीच बयानबाजियां तो बहुत हैं, लेकिन जो हालात हैं वो मजदूरों के पक्ष में कब आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप जनसत्य न्यूज़ के हर अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।